आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी, अल्जीरिया कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में बात करते हैं अल्जीरिया का परिचय और भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों, अल्जीरिया उत्तर अफ्रीका में स्थित एक विशाल और ऐतिहासिक देश है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। अपने विशाल भूभाग, विविध प्राकृतिक परिस्थितियों, समृद्ध इतिहास और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण अल्जीरिया का विश्व में विशेष स्थान है। यह देश भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर स्थित है और अफ्रीका, यूरोप तथा मध्य पूर्व के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अल्जीरिया का आधिकारिक नाम पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। इसकी राजधानी अल्जियर्स है, जो देश का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। अल्जीरिया का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यहाँ प्राचीन काल से विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ और अनेक साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। देश की भौगोलिक स्थिति ने इसे हमेशा महत्वपूर्ण बनाया। भूमध्य सागर के किनारे होने के कारण प्राचीन समय से ही यहाँ व्यापारिक संबंध विकसित हुए। अफ्रीका के आंतरिक भागों और यूरोप के बीच संपर्क मार्ग के रूप में अल्जीरिया का उपयोग होता रहा है। भौगोलिक दृष्टि से अल्जीरिया अत्यंत विविधता वाला देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर फैला हुआ है, जो देश को समुद्री मार्गों से जोड़ता है। पूर्व में ट्यूनीशिया और लीबिया, दक्षिण पूर्व में नाइजर, दक्षिण में माली, दक्षिण पश्चिम में मॉरिटानिया और पश्चिम में मोरक्को स्थित हैं। इसकी सीमाएं कई अफ्रीकी देशों से जुड़ी होने के कारण यह क्षेत्रीय राजनीति और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्जीरिया का अधिकांश भूभाग सहारा मरुस्थल में आता है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और यह देश के दक्षिणी भाग में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ विशाल रेत के मैदान, ऊंचे बालू के टीले, चट्टानी क्षेत्र और सूखी घाटियां देखने को मिलती हैं। सहारा क्षेत्र में मानव जीवन कठिन परिस्थितियों में विकसित हुआ है। फिर भी यहाँ रहने वाले लोग अपनी विशेष जीवन शैली, परंपराओं और संसाधनों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। देश का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में अधिक हरा भरा और जनसंख्या वाला है। भूमध्य सागर के किनारे स्थित इस क्षेत्र में टेल एटलस पर्वत, उपजाऊ मैदान और कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। यहाँ गेहूं, जौ, जैतून, अंगूर और विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे कृषि और मानव बसावट को सहायता मिलती है। अल्जीरिया की प्राकृतिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है, जहां प्रमुख शहर और आर्थिक गतिविधियां केंद्रित हैं। दूसरा भाग एटलस पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पहाड़, घाटियां और कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। तीसरा भाग विशाल सहारा क्षेत्र है, जो देश के अधिकांश भूभाग को घेरता है। अल्जीरिया के पर्वतीय क्षेत्र देश के प्राकृतिक सौंदर्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उत्तरी भाग में एटलस पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में कई छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं, जहां लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी है। अल्जीरिया की जलवायु भी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्म और शुष्क गर्मियां तथा हल्की और वर्षा युक्त सर्दियां होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है और कुछ ऊंचे क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान बर्फ भी गिरती है। इसके विपरीत सहारा क्षेत्र में अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु होती है। दिन के समय तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि रात में तापमान काफी नीचे गिर जाता है। अल्जीरिया की जनसंख्या मुख्य रूप से उत्तरी भाग में निवास करती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पानी के स्रोत, कृषि भूमि, परिवहन सुविधाएं और रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध हैं। दक्षिणी सहारा क्षेत्र में जनसंख्या कम है, लेकिन वहां भी कुछ समुदाय लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं। ये लोग रेगिस्तानी वातावरण के अनुसार जीवन जीने की कला जानते हैं। अल्जीरिया के समाज में 2 प्रमुख सांस्कृतिक समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला अरब समुदाय और दूसरा अमाजीग या बर्बर समुदाय है। अमाजीग लोग उत्तर अफ्रीका के प्राचीन मूल निवासियों में गिने जाते हैं।
उनकी अपनी भाषा, परंपराएं, संगीत और सामाजिक रीति रिवाज हैं। अरब संस्कृति भी अल्जीरिया के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव रखती है। दोनों संस्कृतियों के मेल से अल्जीरिया की एक अनोखी पहचान बनी है। भाषा के क्षेत्र में भी अल्जीरिया की विविधता दिखाई देती है। अरबी देश की प्रमुख भाषा है और प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग होता है। तमाजाइट भाषा को भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, जो अमाजिक समुदाय की भाषा है। इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा का भी शिक्षा, व्यापार और संचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांसीसी प्रभाव देश के औपनिवेशिक इतिहास का परिणाम है। धर्म अल्जीरियाई समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लामी परंपराएं यहाँ के सामाजिक जीवन, त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। मस्जिदें देश के शहरों और गांवों में धार्मिक तथा सामाजिक केंद्रों के रूप में कार्य करती हैं। अल्जीरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधनों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेल और गैस का निर्यात अल्जीरिया की आय का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा यहाँ लौह अयस्क, फॉस्फेट और अन्य खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। कृषि भी अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। यद्यपि देश का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ है। जैतून, खजूर, गेहूं और फल उत्पादन यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। विशेष रूप से सहारा क्षेत्र में खजूर की खेती प्रसिद्ध है। अल्जीरिया की संस्कृति उसके इतिहास और भौगोलिक विविधता से प्रभावित हुई है। यहाँ पारंपरिक संगीत, हस्तशिल्प, भोजन और वास्तुकला में अरब, अमाजीग, अफ्रीकी और भूमध्य सागरीय प्रभाव दिखाई देते हैं। पारंपरिक बाजार, पुराने शहर और ऐतिहासिक इमारतें देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। आधुनिक समय में अल्जीरिया अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों में से एक है। यह राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है। देश ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया है। आज अल्जीरिया अपनी ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। अंततः अल्जीरिया केवल एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और विविध समाज का संगम है। भूमध्य सागर से लेकर सहारा मरुस्थल तक फैला यह देश मानव सभ्यता की लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधता इसे उत्तर अफ्रीका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाती है। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं अल्जीरिया का प्राचीन इतिहास और सभ्यताएं। तो अल्जीरिया का इतिहास बहुत प्राचीन और विविधताओं से भरा हुआ है। यह भूमि हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का केंद्र रही है। यहाँ रहने वाले लोगों ने अलग अलग समय में अनेक संस्कृतियों, साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में योगदान दिया। भूमध्य सागर के किनारे स्थित होने और अफ्रीका के आंतरिक क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण अल्जीरिया प्राचीन काल से ही व्यापार, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि अल्जीरिया में मानव निवास बहुत पुराने समय से मौजूद था। सहारा क्षेत्र में मिले प्राचीन चित्रों और शैल चित्रों से यह जानकारी मिलती है कि हजारों वर्ष पहले यह क्षेत्र आज की तुलना में अधिक हरा भरा था। उस समय यहाँ मनुष्य शिकार, पशुपालन और बाद में कृषि जैसे कार्यों से अपना जीवन चलाते थे। सहारा के कई क्षेत्रों में पाए गए प्राचीन चित्रों में जानवरों, मानव गतिविधियों और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में उत्तर अफ्रीका के इस क्षेत्र में अमाजीग या बर्बर लोगों का निवास था। अमाजीग समुदाय को इस क्षेत्र के सबसे पुराने निवासियों में माना जाता है। उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक परंपराओं को लंबे समय तक बनाए रखा। वे कुशल किसान, व्यापारी और योद्धा थे। उत्तर अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में उनकी अलग अलग जनजातियां और छोटे राज्य विकसित हुए। अल्जीरिया के प्राचीन इतिहास में फोनीशियाई लोगों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। फोनीशियाई लोग भूमध्य सागर के कुशल नाविक और व्यापारी थे। उन्होंने लगभग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में उत्तर अफ्रीका के तटों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वे वर्तमान लेबनान क्षेत्र से आए थे और उन्होंने भूमध्य सागरीय व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके संपर्क से स्थानीय लोगों को नए व्यापारिक अवसर मिले और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं। फोनीशियाई प्रभाव के बाद कार्थेज का उदय हुआ। कार्थेज एक शक्तिशाली नगर राज्य था।
जो वर्तमान ट्यूनीशिया के क्षेत्र में स्थित था। इसका प्रभाव उत्तर अफ्रीका के कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। अल्जीरिया के तटीय क्षेत्रों पर भी कार्थेज का प्रभाव रहा। कार्थेज के लोग व्यापार, नौसेना और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भूमध्य सागर में अपनी मजबूत स्थिति बनाई और कई क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। कार्थेज और रोम के बीच हुए युद्धों ने उत्तर अफ्रीका के इतिहास को बदल दिया। इन युद्धों को पुणिक युद्ध कहा जाता है। तीसरे पुणिक युद्ध के बाद रोमन साम्राज्य ने कार्थेज को पराजित कर दिया और उत्तर अफ्रीका के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद अल्जीरिया का क्षेत्र रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। रोमन शासन के दौरान अल्जीरिया में कई शहरों का विकास हुआ। रोमनों ने सड़कें, पुल, जल प्रणाली और भवनों का निर्माण किया। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया और इस क्षेत्र को अनाज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनाया। उस समय उत्तरी अफ्रीका रोमन साम्राज्य के लिए खाद्यान्न का प्रमुख स्रोत था। यहां से गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद रोमन क्षेत्रों में भेजे जाते थे। रोमन काल में कई महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए। इनमें टिमगाड और जेमिला जैसे शहर शामिल थे, जो आज भी अपने प्राचीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शहरों में रोमन वास्तुकला की विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशाल सड़कें, रंगमंच, मंदिर और सार्वजनिक भवन उस समय की उन्नत निर्माण कला को दर्शाते हैं। रोमन शासन के दौरान स्थानीय अमाजिक समुदायों और रोमन संस्कृति के बीच संपर्क बढ़ा। कई स्थानीय लोगों ने रोमन प्रशासन, सेना और व्यापार में भाग लिया। समय के साथ रोमन भाषा, कानून और जीवन शैली का प्रभाव बढ़ा। हालांकि स्थानीय परंपराएं भी बनी रहीं। चौथी और 5वीं शताब्दी के दौरान रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसी समय यूरोप और भूमध्य क्षेत्र में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए। उत्तरी अफ्रीका में वेंडल नामक जर्मनिक समूह ने आक्रमण किया और कुछ समय के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। वेंडल शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। 6ठी शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने अल्जीरिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। हालांकि उनका नियंत्रण मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में स्थानीय अमाजिक समूहों का प्रभाव बना रहा। 7वीं शताब्दी में अरब सेनाओं के आगमन के साथ अल्जीरिया के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस्लाम धर्म और अरबी संस्कृति धीरे धीरे इस क्षेत्र में फैली। अरब शासन के साथ नई राजनीतिक व्यवस्था, भाषा और धार्मिक परंपराएं आईं। स्थानीय समुदायों ने समय के साथ इस्लामी संस्कृति को अपनाया और उत्तर अफ्रीका के समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस्लामी काल के प्रारंभ में कई स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। कुछ अमाजिक शासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए और क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया। इस समय उत्तर अफ्रीका भूमध्य सागर और सहारा पार व्यापार मार्गों के कारण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बना रहा। अल्जीरिया के प्राचीन इतिहास में एक विशेष बात यह है कि यहाँ अनेक संस्कृतियों का मेल हुआ। अमाजिक परंपराएं, फोनीशियाई व्यापारिक प्रभाव, रोमन प्रशासनिक व्यवस्था और इस्लामी संस्कृति सभी ने मिलकर इस क्षेत्र की पहचान बनाई। यही विविधता आगे चलकर अल्जीरियाई समाज की नींव बनी। प्राचीन काल से ही अल्जीरिया की भूमि ने विभिन्न सभ्यताओं को स्थान दिया। यहाँ के लोगों ने बाहरी प्रभावों को अपनाते हुए अपनी स्थानीय पहचान को भी सुरक्षित रखा। आज भी देश के ऐतिहासिक स्थलों, भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में इस प्राचीन विरासत की झलक दिखाई देती है। अल्जीरिया का प्राचीन इतिहास केवल युद्धों और शासकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समाज के निर्माण की लंबी यात्रा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर इस्लामी युग की शुरुआत तक इस क्षेत्र ने उत्तर अफ्रीका के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं रोमन काल से इस्लामी युग तक का सफर। तो अल्जीरिया का इतिहास रोमन शासन के बाद एक नए दौर में प्रवेश करता है। रोमन साम्राज्य के प्रभाव के बाद यह क्षेत्र कई राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरा। 5वीं शताब्दी से लेकर इस्लामी युग के विस्तार तक अल्जीरिया ने अनेक शासनों, संघर्षों और सामाजिक बदलावों को देखा। इस समय के दौरान यहाँ की संस्कृति में स्थानीय अमाजिक परंपराओं, भूमध्य सागरीय प्रभावों और बाद में इस्लामी सभ्यता का गहरा मेल दिखाई देता है। रोमन साम्राज्य के शासनकाल में अल्जीरिया का उत्तरी भाग एक समृद्ध क्षेत्र बन चुका था। यहाँ कृषि, व्यापार और नगर जीवन का विकास हुआ था। रोमन प्रशासन ने सड़कों, किलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया था।
लेकिन समय के साथ रोमन साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयों और बाहरी आक्रमणों के कारण रोमन नियंत्रण धीरे धीरे कम होता गया। 5वीं शताब्दी में वेंडल नामक समूह ने उत्तर अफ्रीका पर आक्रमण किया। उन्होंने रोमन शासन को चुनौती दी और लगभग 439 ईस्वी में कार्थेज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उत्तर अफ्रीका में वेंडल शासन स्थापित हुआ। वेंडल शासकों ने कुछ समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन उनका नियंत्रण पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया। स्थानीय अमाजिक समुदायों का प्रभाव ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में बना रहा। वेंडल शासन के बाद 6ठी शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने उत्तर अफ्रीका पर फिर से अधिकार करने का प्रयास किया। सम्राट जस्टिनियन के शासनकाल में बाइजेंटाइन सेना ने वेंडलों को हराया और तटीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने कई किले बनाए और प्रशासन को मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि उनका शासन मुख्य रूप से शहरों और समुद्री तटों तक सीमित रहा। आंतरिक क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों का प्रभाव जारी रहा। 7वीं शताब्दी में अरब सेनाओं के आगमन के साथ अल्जीरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अरब सेनाएं इस्लाम धर्म के विस्तार के साथ उत्तर अफ्रीका पहुंची। प्रारंभ में उन्हें स्थानीय समुदायों और बाइजेंटाइन शक्तियों से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इस्लामी शासन के आगमन ने अल्जीरिया के समाज, संस्कृति और राजनीति में बड़े बदलाव किए। इस्लाम धर्म धीरे धीरे स्थानीय लोगों के बीच फैला और अरबी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा। हालांकि यह परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ, बल्कि कई सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ। कई अमाजिक समुदायों ने इस्लाम को अपनाया और बाद में उत्तर अफ्रीका के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमैयद खिलाफत के समय अरब सेनाओं ने उत्तर अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए और नए शहरों तथा व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। इस्लामी शासन के साथ शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। अरब शासन के बाद अल्जीरिया में कई स्थानीय इस्लामी राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों में अमाजिक शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने स्थानीय स्वतंत्रता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया। इन शासनों के दौरान व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और सहारा पार व्यापार अधिक मजबूत हुआ। 8वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक परिवर्तन तेजी से हुए। विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों के कारण नए राज्य बने। इनमें रुसतमिद राज्य का विशेष महत्व था, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसका केंद्र ताहर्त क्षेत्र में था। यह राज्य व्यापार, शिक्षा और धार्मिक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी और विद्वान आते थे। बाद के समय में फातिमी आंदोलन का प्रभाव भी उत्तर अफ्रीका में बढ़ा। फातिमी सत्ता ने क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया और कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि समय के साथ स्थानीय शक्तियों का उदय होता रहा और सत्ता का संतुलन बदलता रहा। 11वीं शताब्दी में अल्मोराविद और बाद में अल्मोहद जैसे शक्तिशाली इस्लामी राजवंशों का प्रभाव अल्जीरिया तक पहुंचा। इन राजवंशों ने उत्तर अफ्रीका और इबेरिया के कुछ हिस्सों में बड़े साम्राज्य स्थापित किए। उनके शासनकाल में व्यापार, वास्तुकला और शिक्षा का विकास हुआ। उन्होंने इस्लामी संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस्लामी युग में अल्जीरिया सहारा पार व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उत्तरी अफ्रीका के शहरों से सोना, नमक, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। सहारा के रास्तों से अफ्रीका के आंतरिक क्षेत्रों और भूमध्य सागरीय दुनिया के बीच संपर्क स्थापित हुआ। इससे कई शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। इस काल में कृषि और शहरी विकास में भी वृद्धि हुई। नदियों और जल स्रोतों के आसपास खेती का विस्तार हुआ। जैतून, अनाज और खजूर की खेती महत्वपूर्ण बनी रही। शहरों में बाजार, मस्जिदें और शिक्षा केंद्र विकसित हुए। इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव भवन निर्माण में दिखाई देने लगा। अल्जीरिया के समाज में इस समय अरब और अमाजिक संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। दोनों समुदायों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। भाषा, भोजन, संगीत, पहनावा और सामाजिक परंपराओं में इस सांस्कृतिक मेल का प्रभाव दिखाई देता है। यही मिश्रित संस्कृति आगे चलकर आधुनिक अल्जीरियाई पहचान का आधार बनी। हालांकि इस्लामी युग पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। विभिन्न राजवंशों के बीच सत्ता संघर्ष होते रहे। स्थानीय जनजातियों और शासकों के बीच भी कई बार संघर्ष हुए।
फिर भी इस दौर ने अल्जीरिया को एक व्यापक इस्लामी सभ्यता से जोड़ा और इसे भूमध्य सागरीय तथा अफ्रीकी दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। मध्यकालीन इस्लामी शासन ने अल्जीरिया के इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। इस दौरान धर्म, भाषा, शिक्षा और प्रशासन में बड़े परिवर्तन हुए। कई शहर सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बने। इस काल में विकसित हुई सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी अल्जीरियाई जीवन में दिखाई देती हैं। रोमन काल से इस्लामी युग तक का यह सफर अल्जीरिया की पहचान को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोमन सभ्यता की विरासत, स्थानीय सामाजिक संस्कृति और इस्लामी प्रभाव ने मिलकर इस देश के इतिहास को समृद्ध बनाया। यह दौर अल्जीरिया के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की नींव रखने वाला समय था। अब चौथे अध्याय में जानते हैं उस्मानी शासन और अल्जीरियाई समाज का विकास। तो अल्जीरिया के इतिहास में उस्मानी शासन का समय एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 19वीं शताब्दी तक अल्जीरिया पर उस्मानी साम्राज्य का प्रभाव रहा। इस काल में देश की राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक जीवन में कई परिवर्तन हुए। उस्मानी शासन ने अल्जीरिया को भूमध्य सागर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और इसे यूरोपीय शक्तियों के सामने एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। स्पेन ने इबेरिया प्रायद्वीप में अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद उत्तर अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। कई उत्तरी अफ्रीकी बंदरगाहों पर स्पेनिश नियंत्रण बढ़ने लगा। इस परिस्थिति में अल्जीरिया के स्थानीय शासकों और लोगों को एक मजबूत सहयोगी की आवश्यकता महसूस हुई। इसी समय प्रसिद्ध समुद्री योद्धा भाइयों आरूज और खैरुद्दीन बारबारोसा ने अल्जीरिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्पेनिश विस्तार का विरोध किया और स्थानीय शासकों के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाई। बाद में खैरुद्दीन बारबारोसा ने अल्जीरिया को उस्मानी साम्राज्य से जोड़ दिया। इसके बाद अल्जीरिया औपचारिक रूप से उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उस्मानी शासन के प्रारंभिक समय में अल्जीरिया को एक सैन्य और समुद्री शक्ति के रूप में विकसित किया गया। इसकी भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागर के दक्षिणी किनारे पर थी, इसलिए यह समुद्री व्यापार और रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अल्जीरियाई नौसेना ने भूमध्य सागर में अपनी मजबूत स्थिति बनाई और कई यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष किया। अल्जीरिया में उस्मानी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था अन्य उस्मानी प्रांतों से कुछ अलग थी। यहाँ स्थानीय शासकों को काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रारंभ में अल्जीरिया को एक बेअलिक या प्रांत के रूप में नियंत्रित किया गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय शासकों ने अधिक स्वतंत्र भूमिका निभानी शुरू कर दी। अल्जीरिया का शासन मुख्य रूप से सैन्य नेतृत्व के हाथों में था। यहाँ के शासक को दे कहा जाता था। देय के अधीन सेना और प्रशासन काम करते थे। स्थानीय अधिकारियों की सहायता से कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा का संचालन किया जाता था। हालांकि उस्मानी साम्राज्य का प्रभाव बना रहा, लेकिन अल्जीरिया को अपने आंतरिक मामलों में काफी स्वतंत्रता थी। उस्मानी काल में अल्जीरिया की सैन्य शक्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। अल्जीरियाई नौसेना भूमध्य सागर में प्रभावशाली मानी जाती थी। समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और विदेशी शक्तियों से संघर्ष में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समय अल्जीरिया का नाम समुद्री शक्ति के रूप में यूरोप तक जाना जाता था। व्यापार भी उस्मानी काल में अल्जीरियाई अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए थे। अल्जीरिया से कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। बंदरगाह शहर आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए। इस काल में अल्जियर्स शहर का विशेष विकास हुआ। यह शहर राजनीतिक, सैन्य और व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ किले, मस्जिदें, बाजार और प्रशासनिक भवन बनाए गए। अल्जियर्स की स्थिति समुद्र के किनारे होने के कारण इसे रणनीतिक महत्व प्राप्त था। शहर की वास्तुकला में उस्मानी और स्थानीय उत्तर अफ्रीकी प्रभाव दिखाई देने लगे। उस्मानी शासन का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी पड़ा। इस समय तुर्की, अरब और अमाजीक संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। प्रशासन और सेना में तुर्क मूल के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जबकि स्थानीय अमाजीग और अरब समुदाय समाज का बड़ा हिस्सा बने रहे। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इस्लाम का प्रभाव मजबूत रहा। मस्जिदें, धार्मिक विद्यालय
और विद्वानों की संस्थाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। शिक्षा और धार्मिक अध्ययन को महत्व दिया जाता था। इस समय इस्लामी कानून और परंपराएं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए थे। किसान गेहूं, जौ, जैतून और खजूर जैसी फसलों की खेती करते थे। पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले समुदाय अपनी पारंपरिक जीवन शैली बनाए रखते थे। सहारा क्षेत्र के लोग व्यापारिक मार्गों और पशुपालन से जुड़े थे। उस्मानी काल में अल्जीरिया का समाज कई स्तरों में विभाजित था। शहरों में व्यापारी, सैनिक, धार्मिक विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जनजातीय समुदायों की बड़ी भूमिका थी। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध कभी सहयोगपूर्ण तो कभी संघर्षपूर्ण भी रहे। समय के साथ यूरोपीय शक्तियों का दबाव बढ़ने लगा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हुए। फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य शक्तियां भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। अल्जीरिया भी इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं का हिस्सा बन गया। उस्मानी शासन के अंतिम वर्षों में अल्जीरिया की आंतरिक व्यवस्था कमजोर होने लगी। प्रशासनिक समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और यूरोपीय दबाव बढ़ता गया। फ्रांस ने धीरे धीरे अल्जीरिया के मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाया। अंततः 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर आक्रमण किया और उस्मानी शासन का अंत हो गया। फिर भी उस्मानी काल की विरासत अल्जीरिया के इतिहास में महत्वपूर्ण रही। इस दौर ने देश की राजनीतिक सीमाओं, सैन्य परंपराओं और समुद्री पहचान को मजबूत किया। अल्जीरियाई समाज में जो सांस्कृतिक मिश्रण विकसित हुआ, उसमें उस्मानी प्रभाव का भी योगदान रहा। आज भी अल्जीरिया के कई ऐतिहासिक स्थलों, वास्तुकला और सांस्कृतिक परंपराओं में उस्मानी काल की झलक दिखाई देती है। पुराने शहरों की गलियां, मस्जिदें और किले उस समय की याद दिलाते हैं। यह काल अल्जीरिया के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसने आधुनिक अल्जीरिया के निर्माण के लिए कई आधार तैयार किए। उस्मानी शासन ने अल्जीरिया को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में विकसित किया और इसे भूमध्य सागरीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। यह समय संघर्षों, विकास, सांस्कृतिक मेल और राजनीतिक बदलावों से भरा हुआ था। अल्जीरिया की पहचान को समझने के लिए उस्मानी काल का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अब 5वें अध्याय में जानते हैं फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और संघर्ष का दौर। तो अल्जीरिया के इतिहास में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का समय सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण अध्यायों में से एक है। 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक अल्जीरिया फ्रांस के नियंत्रण में रहा। इस अवधि में देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में बड़े परिवर्तन हुए। फ्रांसीसी शासन ने जहां कुछ आधुनिक संस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को अनेक कठिनाइयों, भेदभाव और राजनीतिक अधिकारों की कमी का सामना करना पड़ा। सन 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर सैन्य आक्रमण किया। उस समय अल्जीरिया पर उस्मानी साम्राज्य का प्रभाव था, लेकिन स्थानीय प्रशासन काफी हद तक स्वतंत्र था। फ्रांस ने अल्जियर्स पर कब्जा करके अपने नियंत्रण की शुरुआत की। प्रारंभ में फ्रांसीसी सेना को स्थानीय समुदायों और नेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अल्जीरियाई लोग अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे। फ्रांसीसी कब्जे के बाद अल्जीरिया में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। सबसे प्रमुख विरोध नेताओं में अमीर अब्द अल कादिर का नाम आता है। उन्होंने 1830 के दशक में फ्रांसीसी सेना के खिलाफ संगठित प्रतिरोध का नेतृत्व किया। वे एक धार्मिक नेता, सैन्य रणनीतिकार और राजनीतिक संगठनकर्ता थे। उन्होंने पश्चिमी अल्जीरिया के कई क्षेत्रों में फ्रांसीसी विस्तार को चुनौती दी और एक स्वतंत्र प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया। अमीर अब्द अल कादिर का संघर्ष कई वर्षों तक चला। उन्होंने स्थानीय जनजातियों को संगठित किया और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ युद्ध किया। हालांकि फ्रांसीसी सेना के पास अधिक संसाधन और आधुनिक हथियार थे, फिर भी अल्जीरियाई प्रतिरोध ने लंबे समय तक उनका सामना किया। अंततः 1847 में अब्द अल कादिर को फ्रांसीसी सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। फ्रांसीसी शासन धीरे धीरे पूरे अल्जीरिया में फैल गया। फ्रांस ने इसे केवल एक उपनिवेश की तरह नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र का हिस्सा मानने की नीति अपनाई। बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग, जिन्हें आमतौर पर फ्रांसीसी बसने वाले या पिएनॉयर कहा जाता था, अल्जीरिया में आकर बसने लगे। उन्होंने कृषि भूमि, व्यापार और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।
फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के दौरान भूमि व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। कई स्थानीय किसानों और समुदायों की भूमि उनसे ले ली गई और यूरोपीय बसने वालों को दी गई। इससे ग्रामीण समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनेक अल्जीरियाई किसान अपनी पारंपरिक भूमि से वंचित हो गए और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगे। फ्रांस ने अल्जीरिया में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और कुछ आधुनिक संस्थानों का विकास किया। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ मुख्य रूप से यूरोपीय आबादी को अधिक मिला। स्थानीय अल्जीरियाई लोगों को समान अवसर नहीं मिले और वे राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से पीछे रह गए। फ्रांसीसी शासन के दौरान सामाजिक और कानूनी असमानता एक बड़ी समस्या थी। यूरोपीय नागरिकों और स्थानीय अल्जीरियाई मुसलमानों के लिए अलग अलग नियम लागू होते थे। स्थानीय लोगों को कई राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इससे धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्जीरिया में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी। शिक्षित वर्ग, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने स्थानीय अधिकारों की मांग उठानी शुरू की। कुछ लोग फ्रांसीसी व्यवस्था में सुधार चाहते थे, जबकि अन्य पूरी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कई अल्जीरियाई सैनिकों ने फ्रांसीसी सेना में सेवा दी। उन्होंने विश्व राजनीति और स्वतंत्रता के विचारों को करीब से देखा। युद्धों के बाद लोगों में यह भावना बढ़ी कि उन्हें भी राजनीतिक स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलने चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक गति मिली। 1945 में सेतीफ और गेलमा क्षेत्रों में हुए प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं ने फ्रांस और अल्जीरियाई लोगों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इन घटनाओं ने दिखाया कि उपनिवेशवादी व्यवस्था के खिलाफ असंतोष कितना गहरा हो चुका था। 1954 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा FLN ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। यह आंदोलन अल्जीरिया को फ्रांसीसी शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके बाद फ्रांस और FLN के बीच एक लंबा और हिंसक युद्ध शुरू हुआ, जिसे अल्जीरियाई स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है। 1954 से 1962 तक चला यह युद्ध आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से एक माना जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ों और शहरों में संघर्ष हुए। FLN ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जबकि फ्रांस ने अपनी बड़ी सैन्य शक्ति का उपयोग किया। इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग मारे गए और कई परिवार प्रभावित हुए। युद्ध के कारण लाखों लोगों का जीवन बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अल्जीरिया का संघर्ष चर्चा का विषय बना और कई देशों ने उपनिवेशवाद के अंत की मांग को समर्थन दिया। फ्रांस के अंदर भी अल्जीरिया के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद बढ़ने लगा। लंबे युद्ध और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण फ्रांसीसी सरकार को समाधान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। अंततः फ्रांस और FLN के बीच बातचीत शुरू हुई। 1962 में एवियन समझौते के बाद युद्ध समाप्त हुआ। जनमत संग्रह के बाद अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली। 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह दिन अल्जीरियाई इतिहास में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का प्रभाव आज भी अल्जीरिया के समाज में दिखाई देता है। भाषा, शिक्षा, प्रशासन और वास्तुकला में फ्रांसीसी प्रभाव मौजूद है। साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति भी राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौर ने अल्जीरिया के लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त स्वतंत्रता ने देश को अपनी राजनीतिक व्यवस्था और विकास की दिशा स्वयं निर्धारित करने का अवसर दिया। फ्रांसीसी शासन का समय अल्जीरिया के इतिहास में विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर आधुनिक संस्थाओं का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता और स्वतंत्रता का संघर्ष भी बढ़ा। यह काल अल्जीरिया के राष्ट्रीय निर्माण और आधुनिक पहचान को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब छठे अध्याय में जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक अल्जीरिया का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, अल्जीरिया का स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं शताब्दी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संघर्षों में से एक माना जाता है। लगभग 132 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहने के बाद अल्जीरिया ने 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त की। यह स्वतंत्रता लंबे संघर्ष, राजनीतिक प्रयासों, सामाजिक जागरूकता और लाखों लोगों के बलिदान का परिणाम थी। स्वतंत्रता के बाद अल्जीरिया ने एक नए राष्ट्र के रूप में
अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहचान बनाने की शुरुआत की। फ्रांसीसी शासन के दौरान अल्जीरियाई लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूमि पर नियंत्रण, राजनीतिक अधिकारों की कमी और सामाजिक असमानता के कारण लोगों में असंतोष बढ़ता गया। हालांकि कुछ लोग फ्रांसीसी व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यह भावना मजबूत होने लगी कि केवल सुधार पर्याप्त नहीं है और पूर्ण स्वतंत्रता आवश्यक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अल्जीरिया में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन बनने लगे। शिक्षित अल्जीरियाई लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। वे चाहते थे कि स्थानीय लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर मिले। इस समय कुछ नेताओं ने शांतिपूर्ण सुधारों का समर्थन किया, जबकि कुछ समूह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने अल्जीरियाई स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। दोनों विश्व युद्धों में हजारों अल्जीरियाई सैनिकों ने फ्रांस की ओर से भाग लिया। युद्धों के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनके योगदान के बदले राजनीतिक अधिकारों में सुधार होगा, लेकिन जब अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुए तो असंतोष और बढ़ गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अल्जीरिया में स्वतंत्रता की मांग अधिक तेज हो गई। उसी वर्ष सेतीफ और गेल्मा क्षेत्रों में बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बाद फ्रांसीसी प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इन घटनाओं ने अल्जीरियाई समाज में यह विश्वास मजबूत किया कि स्वतंत्रता के लिए बड़ा आंदोलन आवश्यक है। 1954 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, जिसे फ्रेंच भाषा में एफएलएन कहा जाता है, की स्थापना हुई। इस संगठन ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से फ्रांसीसी शासन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। 1 नवंबर 1954 को एफएलएन ने फ्रांसीसी ठिकानों पर हमले शुरू किए। इस घटना को अल्जीरियाई स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत माना जाता है। स्वतंत्रता युद्ध लगभग 8 वर्षों तक चला। यह संघर्ष केवल सैन्य लड़ाई नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन भी था। एफएलएन ने ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और शहरों में अपना संगठन मजबूत किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्जीरिया के मुद्दे को उठाया। फ्रांसीसी सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। फ्रांसीसी सेना ने आधुनिक हथियारों और सैन्य संसाधनों का उपयोग किया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच गंभीर लड़ाइयां हुईं। आम नागरिकों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई गांव खाली हुए और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। स्वतंत्रता युद्ध के दौरान महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। कई अल्जीरियाई महिलाओं ने संदेश पहुंचाने, चिकित्सा सहायता देने और आंदोलन में विभिन्न प्रकार से योगदान दिया। उनका योगदान स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संघर्ष का प्रभाव केवल अल्जीरिया तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिली। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अल्जीरिया का मुद्दा चर्चा का विषय बना। कई देशों ने उपनिवेशवाद की समाप्ति और लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। 1958 में फ्रांस में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और चार्ल्स डे गॉल सत्ता में आए। प्रारंभ में उन्होंने अल्जीरिया को लेकर अलग नीति अपनाई, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्वीकार किया कि समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही संभव है। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार और एफएलएन के बीच वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई। 1962 में एवियन समझौते के बाद युद्ध समाप्त हुआ। इस समझौते ने युद्ध विराम और स्वतंत्रता की प्रक्रिया का रास्ता तैयार किया। इसके बाद अल्जीरिया में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बना। पूरे देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया गया। लंबे संघर्ष के बाद लोगों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्र शासन प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस आज भी अल्जीरिया के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां आई थीं। लंबे औपनिवेशिक शासन और युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवश्यकता थी। नई सरकार ने देश के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास पर ध्यान देना शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद अल्जीरिया ने समाजवादी नीतियों को अपनाया। सरकार ने प्रमुख उद्योगों और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र को विकसित किया गया, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किए गए।
सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विस्तार पर ध्यान दिया। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के दौरान बनी शैक्षिक असमानताओं को कम करना था। राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता के बाद एफएलएन देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया। कई वर्षों तक एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था रही। सरकार ने राष्ट्रीय एकता और विकास को प्राथमिकता दी, लेकिन समय के साथ राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग भी बढ़ने लगी। अल्जीरिया की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय पहचान के पुनर्निर्माण का समय भी था। लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास को फिर से महत्व देना शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन की यादें आज भी अल्जीरियाई समाज में राष्ट्रीय गौरव का स्रोत हैं। आधुनिक अल्जीरिया का जन्म संघर्ष और बलिदान से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने अपनी संप्रभुता और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। स्वतंत्रता आंदोलन ने अल्जीरिया के लोगों को एक साझा उद्देश्य से जोड़ा और एक मजबूत राष्ट्रीय भावना का निर्माण किया। अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम यह दिखाता है कि लंबे समय तक चलने वाले उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध जनता की इच्छा और संगठन किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। 1962 में जन्मा स्वतंत्र अल्जीरिया आज भी अपने इतिहास, संघर्ष और राष्ट्रीय पहचान को अपनी सबसे बड़ी विरासत मानता है। अब 7वें अध्याय में जानते हैं अल्जीरिया की राजनीति और शासन व्यवस्था कैसी है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अल्जीरिया ने एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण शुरू किया। 1962 में फ्रांसीसी शासन से मुक्ति मिलने के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक स्थिर सरकार, मजबूत संस्थाएं और राष्ट्रीय विकास की योजना तैयार करना था। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा एफएलएन ने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। अल्जीरिया की राजनीतिक यात्रा में एक दलीय व्यवस्था, सैन्य प्रभाव, संवैधानिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग जैसे कई महत्वपूर्ण चरण आए। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में अल्जीरिया ने समाजवादी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक व्यवस्था अपनाई। नई सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाना और औपनिवेशिक प्रभावों को समाप्त करना था। एफएलएन को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य शक्ति होने के कारण जनता में व्यापक समर्थन प्राप्त था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक व्यवस्था में उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1963 में अल्जीरिया का पहला संविधान लागू किया गया। इस संविधान ने देश को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। इसमें राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए और राज्य के विकास में समाजवादी नीतियों को महत्व दिया गया। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रपति अहमद बेन बेला बने। उनके शासनकाल में सरकार ने कृषि सुधार, उद्योग विकास और राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान दिया। 1965 में सेना के समर्थन से हवारी बूमेदियन ने सत्ता संभाली। उनके शासनकाल में राज्य की भूमिका और मजबूत हुई। सरकार ने औद्योगिकरण, शिक्षा विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों के विकास को प्राथमिकता दी। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार बनाया गया। इस दौर में अल्जीरिया ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। बूमेदियन के शासन में राजनीतिक व्यवस्था काफी केंद्रीकृत रही। सरकार और एफएलएन का देश के प्रशासन पर मजबूत नियंत्रण था। हालांकि इस व्यवस्था ने विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता की, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और विपक्षी गतिविधियों के लिए सीमित स्थान उपलब्ध था। 1978 में बूमेदियन की मृत्यु के बाद चार्ली बेनजेदिद राष्ट्रपति बने। उनके शासनकाल में धीरे धीरे आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत हुई। 1980 के दशक में तेल की कीमतों में गिरावट के कारण अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। बेरोजगारी और सामाजिक समस्याओं के कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा। 1988 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं ने सरकार को राजनीतिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर किया। 1989 में नया संविधान लागू किया गया, जिसने बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की अनुमति दी। यह अल्जीरिया के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि इससे कई नए राजनीतिक दलों के गठन का रास्ता खुला। 1990 के दशक में अल्जीरिया गंभीर राजनीतिक संकट में प्रवेश कर गया। 1991 में हुए चुनावों में इस्लामी राजनीतिक दल इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट एफआईएस को बड़ी सफलता मिली, लेकिन चुनाव प्रक्रिया रुक गई, जिसके बाद देश में हिंसा और संघर्ष का दौर शुरू हुआ।
यह अवधि अल्जीरियाई इतिहास में काला दशक के रूप में जानी जाती है। 1990 के दशक के संघर्ष में सरकार और उग्रवादी समूहों के बीच हिंसा हुई। इस दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हुई और देश के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सरकार ने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया और धीरे धीरे स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस संघर्ष ने अल्जीरिया की राजनीति और समाज पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा। 1999 में अब्देलअजीज बुतफलिका राष्ट्रपति बने। उनके शासनकाल में सरकार ने राष्ट्रीय मेल मिलाप और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हिंसा समाप्त करने और देश में शांति स्थापित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। तेल और गैस से प्राप्त आय के कारण इस समय बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ा। बुतफलिका लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे और 4 बार चुनाव जीते। हालांकि उनके शासन के अंतिम वर्षों में राजनीतिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर आलोचनाएं बढ़ने लगीं। 2019 में बड़े जन आंदोलन शुरू हुए, जिन्हें हिराक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन प्रदर्शनों में लोग राजनीतिक सुधार और अधिक जवाबदेही की मांग कर रहे थे। इसके बाद बुतफलिका ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अल्जीरिया में राजनीतिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। नए नेतृत्व ने संवैधानिक सुधारों और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की कोशिश की। 2019 के बाद अब्देलमजीद तेब्बूने राष्ट्रपति बने। उनकी सरकार ने प्रशासनिक सुधारों, आर्थिक विविधीकरण और राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करने का प्रयास किया। अल्जीरिया की वर्तमान शासन व्यवस्था राष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख और सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के केंद्र में होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सरकार का संचालन प्रधानमंत्री या सरकार के प्रमुख के माध्यम से होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अल्जीरिया की संसद 2 सदनों से बनी है। पहला सदन नेशनल पीपुल्स असेंबली है, जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा सदन काउंसिल ऑफ द नेशन है। संसद कानून बनाने, सरकारी नीतियों पर चर्चा करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने का कार्य करती है। न्याय व्यवस्था संविधान और कानूनों पर आधारित है। देश में सामान्य न्यायालयों के साथ प्रशासनिक न्यायालय भी मौजूद हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। हालांकि राजनीतिक प्रभाव और संस्थागत सुधारों को लेकर समय समय पर चर्चा होती रही है। अल्जीरिया की राजनीति में सेना की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेना का गठन और विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मामलों में प्रभावशाली संस्था बनी रही। देश की स्थिरता और सुरक्षा नीतियों में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्जीरिया एक सक्रिय भूमिका निभाता है। यह अफ्रीकी संघ, अरब देशों और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ संबंध बनाए रखता है। अल्जीरिया ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। आज अल्जीरिया की राजनीति के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें आर्थिक सुधार, बेरोजगारी, युवाओं के लिए अवसर, प्रशासनिक सुधार और जनता की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना प्रमुख है। सरकार देश में विकास और स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। अल्जीरिया की राजनीतिक यात्रा स्वतंत्रता से लेकर आज तक कई बदलावों से गुजरी है। एक दलीय व्यवस्था से बहुदलीय राजनीति तक, संघर्ष से स्थिरता तक और केंद्रीकृत शासन से सुधारों तक देश ने लंबी यात्रा तय की है। अल्जीरिया की राजनीति को समझना उसके आधुनिक इतिहास, समाज और भविष्य की दिशा को समझने के लिए आवश्यक है। अब 8वें अध्याय में जानते हैं अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था, तेल, गैस और प्राकृतिक संसाधन। तो अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था उत्तर अफ्रीका की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की आर्थिक संरचना प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस पर काफी निर्भर रही है। विशाल भूभाग, खनिज संपदा, कृषि क्षमता और रणनीतिक स्थिति ने अल्जीरिया को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कई नीतियां अपनाई और औपनिवेशिक व्यवस्था से अलग एक स्वतंत्र आर्थिक मॉडल बनाने का प्रयास किया। 1962 में स्वतंत्रता के समय अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। लंबे समय तक चले फ्रांसीसी शासन और स्वतंत्रता युद्ध के कारण देश के उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था।
नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार पैदा करना, उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित करना था। स्वतंत्रता के बाद अल्जीरिया ने समाजवादी आर्थिक नीतियां अपनाई। सरकार ने प्रमुख उद्योगों और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसका उद्देश्य देश की संपदा का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना था। सरकार ने औद्योगिकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़े निवेश किए। अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस है। देश में ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। सहारा क्षेत्र में स्थित तेल और गैस क्षेत्र राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा निर्यात से प्राप्त आय ने देश के विकास, सरकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। 1960 के दशक के बाद अल्जीरिया ने अपने ऊर्जा क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने की नीति अपनाई। 1971 में सरकार ने तेल और गैस उद्योग में अपनी भूमिका बढ़ाई। इसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी की भूमिका मजबूत हुई। इस क्षेत्र ने अल्जीरिया को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। प्राकृतिक गैस अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था का विशेष हिस्सा है। देश यूरोप के निकट होने के कारण प्राकृतिक गैस आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमध्य सागर के पार स्थित देशों के साथ ऊर्जा व्यापार ने अल्जीरिया के आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। तेल और गैस के अलावा अल्जीरिया में कई अन्य खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। देश में लौह अयस्क, फॉस्फेट, जस्ता और अन्य खनिजों के भंडार मौजूद हैं। खनन क्षेत्र का विकास आर्थिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र की तुलना में इन क्षेत्रों का योगदान अभी सीमित है। कृषि अल्जीरियाई अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश का अधिकांश भाग रेगिस्तानी होने के बावजूद उत्तरी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में गेहूं, जौ, जैतून, अंगूर, सब्जियां और फलों की खेती की जाती है। सहारा क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकों की सहायता से कृषि गतिविधियों का विस्तार किया गया है। विशेष रूप से खजूर उत्पादन के लिए दक्षिणी क्षेत्र प्रसिद्ध है। रेगिस्तानी वातावरण में पानी की सीमित उपलब्धता के बावजूद स्थानीय समुदायों ने खेती की विशेष तकनीकें विकसित की हैं। पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई समुदाय भेड़, बकरी और ऊंट पालन से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से सहारा और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुपालन लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। औद्योगिक विकास स्वतंत्रता के बाद अल्जीरिया की आर्थिक नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा। सरकार ने भारी उद्योग, इस्पात, रसायन और निर्माण क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया। औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार पैदा करने और देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भरता अल्जीरियाई अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती भी रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा प्रभाव देश की आय पर पड़ता है। जब तेल की कीमतें कम होती हैं, तो सरकारी बजट और विकास योजनाओं पर दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण अल्जीरिया ने आर्थिक विविधीकरण की आवश्यकता को पहचाना है। सरकार पर्यटन, कृषि, उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान दे रही है। उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था केवल ऊर्जा निर्यात पर निर्भर न रहे। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में बेरोजगारी, अल्जीरिया की प्रमुख आर्थिक चुनौतियों में से एक है। देश की बड़ी युवा आबादी रोजगार के नए अवसरों की मांग करती है। सरकार ने छोटे व्यवसायों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और निवेश योजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए हैं। अल्जीरिया में शिक्षा और मानव संसाधन विकास को भी आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शिक्षा का विस्तार किया। अधिक शिक्षित और प्रशिक्षित जनसंख्या आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। परिवहन और बुनियादी ढांचे का विकास भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक रहा है। देश ने सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण पर निवेश किया है। विशाल भूभाग के कारण परिवहन नेटवर्क का विकास एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह व्यापार और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अल्जीरिया का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधनों पर आधारित है। तेल और गैस का निर्यात देश की विदेशी मुद्रा आय का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा कृषि उत्पाद, खनिज और औद्योगिक वस्तुओं का भी व्यापार किया जाता है। सरकार ने निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। उद्देश्य यह है कि नए उद्योग स्थापित हों और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़े। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और आर्थिक नीतियों से जुड़ी चुनौतियां
निवेश के विकास को प्रभावित करती रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, अल्जीरिया के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। सहारा क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध रहता है, इसलिए सौर ऊर्जा उत्पादन की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। इससे ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है। अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। हालांकि श्रम बाजार में समान भागीदारी अभी भी एक विकासशील क्षेत्र है। आज अल्जीरिया एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ ज्ञान, उद्योग और नवाचार पर आधारित हो। तेल और गैस ने देश को आर्थिक शक्ति प्रदान की है, लेकिन भविष्य के लिए विविध आर्थिक विकास आवश्यक है। अल्जीरिया की आर्थिक कहानी प्राकृतिक संपदा, सरकारी योजनाओं, विकास प्रयासों और चुनौतियों का मिश्रण है। ऊर्जा संसाधनों ने देश को मजबूत आधार दिया है, जबकि कृषि, उद्योग, पर्यटन और नई तकनीकों में विकास की संभावनाएं इसके भविष्य को निर्धारित करेंगी। एक संतुलित और विविध अर्थव्यवस्था अल्जीरिया को आने वाले समय में अधिक स्थिर और मजबूत बना सकती है। अब 9वें अध्याय में जानते हैं अल्जीरिया की संस्कृति, भाषा, धर्म और सामाजिक जीवन कैसा है। तो अल्जीरिया की संस्कृति उसके लंबे इतिहास, विभिन्न सभ्यताओं के प्रभाव और सामाजिक विविधता का परिणाम है। हजारों वर्षों के दौरान इस भूमि पर अमाजीग, फोनिशियाई, रोमन, अरब, उस्मानी और फ्रांसीसी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। इन सभी प्रभावों ने मिलकर अल्जीरिया की एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान बनाई है। आज का अल्जीरियाई समाज अपनी प्राचीन परंपराओं और आधुनिक जीवन शैली के बीच संतुलन बनाए हुए है। अल्जीरियाई संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विविधता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, भाषा, संगीत, भोजन और परंपराओं में कुछ अंतर दिखाई देता है। तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जबकि पहाड़ी और सहारा क्षेत्रों में स्थानीय अमाजिक परंपराओं की मजबूत उपस्थिति है। अल्जीरिया के समाज में अमाजिक संस्कृति का विशेष महत्व है। अमाजिक लोग उत्तर अफ्रीका के प्राचीन निवासियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा, कला, संगीत और सामाजिक परंपराओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा है। आज भी देश के कई क्षेत्रों में अमाजिक समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए हुए हैं। अरब संस्कृति का भी अल्जीरियाई समाज पर गहरा प्रभाव है। 7वीं शताब्दी के बाद इस्लाम और अरबी भाषा के प्रसार के साथ अरब सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा। समय के साथ अरब और अमाजिक परंपराओं का मेल हुआ, जिससे एक मिश्रित अल्जीरियाई संस्कृति का विकास हुआ। भाषा अल्जीरियाई पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरबी देश की प्रमुख भाषा है और प्रशासन, शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग होता है। अरबी भाषा के स्थानीय रूप को अल्जीरियाई अरबी कहा जाता है, जिसमें स्थानीय शब्दों और बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। तमाज़ाइट भाषा को भी अल्जीरिया में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। यह अमाजिक समुदाय की पारंपरिक भाषा है और इसकी कई क्षेत्रीय बोलियां हैं। तमाज़ाइट भाषा को संरक्षित करने के लिए शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। फ्रांसीसी भाषा का भी अल्जीरिया में महत्वपूर्ण स्थान है। लंबे समय तक फ्रांसीसी उपनिवेश रहने के कारण फ्रांसीसी भाषा शिक्षा, व्यापार, मीडिया और प्रशासन के कई क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। बहुत से अल्जीरियाई लोग अरबी और फ्रांसीसी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। धर्म अल्जीरियाई सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश अल्जीरियाई लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और देश में इस्लामी परंपराओं का व्यापक प्रभाव है। धार्मिक त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज और दैनिक जीवन की कई गतिविधियां इस्लामी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। मस्जिदें केवल धार्मिक स्थान नहीं होती, बल्कि कई समुदायों में सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्रों की भूमिका भी निभाती हैं। धार्मिक शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। रमजान, ईद जैसे त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अल्जीरिया का पारंपरिक समाज परिवार को बहुत महत्व देता है। परिवार सामाजिक जीवन की मुख्य इकाई माना जाता है। बुजुर्गों का सम्मान, रिश्तों की मजबूती और सामुदायिक सहयोग अल्जीरियाई सामाजिक मूल्यों का हिस्सा है। ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर भी दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अक्सर कृषि, पशुपालन और स्थानीय व्यवसायों से जुड़े होते हैं। वहीं बड़े शहरों में आधुनिक शिक्षा, उद्योग, व्यापार और सेवाओं का प्रभाव अधिक है।
इसके बावजूद पारंपरिक मूल्यों का महत्व दोनों क्षेत्रों में बना हुआ है। अल्जीरियाई भोजन देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यहाँ का भोजन अरब, अमाजीग और भूमध्य सागरीय प्रभावों का मिश्रण है। कूसकूस अल्जीरिया का एक प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन है, जिसे विभिन्न अवसरों पर बनाया जाता है। इसके अलावा मांस, सब्जियों, अनाज और मसालों से बने कई व्यंजन लोकप्रिय हैं। चाय और कॉफी अल्जीरियाई सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेहमानों का स्वागत करना और साथ बैठकर बातचीत करना सामाजिक परंपराओं में शामिल है। भोजन केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय को जोड़ने का माध्यम भी माना जाता है। संगीत अल्जीरियाई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश में कई प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक संगीत विकसित हुए हैं। राय संगीत विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी अल्जीरिया के क्षेत्रों में हुई। इसमें पारंपरिक अरबी संगीत और आधुनिक संगीत शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। अमाजीक संगीत भी अल्जीरियाई संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों, लोकगीतों और सामाजिक विषयों का उपयोग किया जाता है। संगीत का प्रयोग त्योहारों, विवाह समारोहों और सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। अल्जीरिया की कला और हस्तशिल्प भी समृद्ध हैं। कालीन बुनाई, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण और पारंपरिक कपड़ों की कला कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इन हस्तकलाओं में स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक पहचान दिखाई देती है। वास्तुकला में भी अल्जीरिया की सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है। पुराने शहरों में इस्लामी वास्तुकला, उस्मानी प्रभाव और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शैली के भवन देखने को मिलते हैं। मस्जिदें, किले और पुराने बाजार देश की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। अल्जीरियाई समाज में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। आज देश में विश्वविद्यालय, विद्यालय और शोध संस्थान मौजूद हैं। शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति का माध्यम माना जाता है। महिलाओं की भूमिका भी अल्जीरियाई समाज में महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। आधुनिक समय में महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। खेल भी सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फुटबॉल देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर इसे बहुत समर्थन मिलता है। खेलों ने युवाओं को एकजुट करने और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। अल्जीरिया के त्योहार और सामाजिक आयोजन उसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। धार्मिक त्योहारों के अलावा राष्ट्रीय दिवस और स्थानीय सांस्कृतिक उत्सव भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर लोग अपनी परंपराओं, संगीत और भोजन को साझा करते हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद अल्जीरिया ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। देश के लोग अपनी ऐतिहासिक जड़ों, भाषाओं और परंपराओं को महत्व देते हैं। साथ ही वे आधुनिक शिक्षा, तकनीक और वैश्विक संपर्क को भी अपना रहे हैं। अल्जीरिया की संस्कृति वास्तव में कई सभ्यताओं के मेल से बनी एक समृद्ध विरासत है। इसकी भाषा, धर्म, कला, भोजन और सामाजिक परंपराएं देश के लंबे इतिहास को दर्शाती हैं। यही सांस्कृतिक विविधता अल्जीरिया को उत्तर अफ्रीका के सबसे विशिष्ट देशों में से एक बनाती है। अब 10वें अध्याय में जानते हैं पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता और प्रमुख स्थान। तो अल्जीरिया प्राकृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक संपदा से भरपूर देश है। विशाल भूभाग होने के कारण यहाँ समुद्री तट, पर्वतीय क्षेत्र, प्राचीन नगर, रेगिस्तानी दृश्य और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। हालांकि लंबे समय तक इसका पर्यटन क्षेत्र अन्य देशों की तुलना में कम विकसित रहा, लेकिन धीरे धीरे अल्जीरिया अपनी अनोखी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण दुनिया के यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। अल्जीरिया की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भौगोलिक विविधता है। उत्तर में भूमध्य सागर के सुंदर तट हैं, मध्य भाग में पर्वत और उपजाऊ मैदान हैं, जबकि दक्षिण में विशाल सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। एक ही देश में समुद्र, पहाड़ और रेगिस्तान का अनुभव मिलना अल्जीरिया को पर्यटन की दृष्टि से विशेष बनाता है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स देश का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र है। यह शहर भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और अपनी ऐतिहासिक इमारतों, पुराने बाजारों और आधुनिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। शहर का पुराना भाग, जिसे कस्बाह कहा जाता है, अपनी संकरी गलियों, पारंपरिक घरों और ऐतिहासिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। कस्बाह क्षेत्र अल्जीरिया के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
यहाँ उस्मानी काल और पारंपरिक अल्जीरियाई वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इसकी गलियां, पुराने भवन और सांस्कृतिक वातावरण पर्यटकों को देश के अतीत से जोड़ते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्जीरिया के भूमध्य सागरीय तट भी पर्यटन के लिए आकर्षक हैं। यहाँ सुंदर समुद्र तट, शांत बंदरगाह और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। गर्मियों के मौसम में स्थानीय लोग और पर्यटक समुद्र तटों पर समय बिताते हैं। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने, जल गतिविधियों और समुद्री पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं। ओरान अल्जीरिया का दूसरा प्रमुख शहर है और यह अपने सांस्कृतिक जीवन तथा समुद्री वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर संगीत, कला और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ओरान में ऐतिहासिक किले, पुराने बाजार और समुद्र के किनारे स्थित सुंदर स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन शहर भी अल्जीरिया के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इसे अक्सर पुलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यह गहरी घाटियों और ऊंचे पुलों के लिए जाना जाता है। यह शहर प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। यहाँ पुराने किले, संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं। अल्जीरिया का सहारा क्षेत्र देश के पर्यटन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। विशाल रेगिस्तान, रेत के टीले, चट्टानी पहाड़ और पारंपरिक रेगिस्तानी जीवन पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। सहारा केवल एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों के इतिहास और संस्कृति का क्षेत्र है। सहारा क्षेत्र में स्थित तामान रासेत एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह दक्षिणी अल्जीरिया का महत्वपूर्ण शहर है और होग्गार पर्वत क्षेत्र के निकट स्थित है। यहाँ के विशाल चट्टानी पहाड़, रेगिस्तानी दृश्य और स्थानीय अमाजिक संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। होग्गार पर्वत सहारा क्षेत्र का एक अद्भुत प्राकृतिक क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे ज्वालामुखीय पर्वत, चट्टानी संरचनाएं और रेगिस्तानी परिदृश्य देखने को मिलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। तासिली नज्जर राष्ट्रीय उद्यान अल्जीरिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यह क्षेत्र अपने अद्भुत चट्टानी दृश्यों और हजारों वर्ष पुराने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों से पता चलता है कि प्राचीन समय में सहारा क्षेत्र में मानव जीवन और वन्य जीवों की स्थिति कैसी थी। अल्जीरिया में कई प्राचीन रोमन स्थल भी मौजूद हैं। टिमगार्ड प्राचीन रोमन शहरों में से एक है, जो अपनी संरक्षित वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रोमन सड़कों, रंगमंच, मंदिरों और सार्वजनिक भवनों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यह स्थल प्राचीन रोमन सभ्यता की उन्नत निर्माण कला को दर्शाता है। जेमिला भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह रोमन काल का एक प्राचीन शहर था और यहाँ सुंदर मंदिर, चौक और भवनों के अवशेष मौजूद हैं। इसकी वास्तुकला रोमन और स्थानीय प्रभावों का मिश्रण दिखाती है। अल्जीरिया के ऐतिहासिक स्थलों में किले और पुराने शहर भी महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न कालों के शासकों ने यहाँ कई मजबूत किले बनाए। ये स्थान देश के सैन्य इतिहास और वास्तुकला की जानकारी देते हैं। प्राकृतिक पर्यटन के अलावा अल्जीरिया में सांस्कृतिक पर्यटन की भी बड़ी संभावनाएं हैं। स्थानीय बाजार, पारंपरिक संगीत, हस्तशिल्प और भोजन पर्यटकों को देश की संस्कृति को समझने का अवसर देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं अल्जीरिया की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। अल्जीरियाई भोजन भी पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक व्यंजन, मसालों का उपयोग और स्थानीय खाना यात्रियों को आकर्षित करते हैं। कूस-कूस, मांस और सब्जियों से बने व्यंजन तथा पारंपरिक मिठाइयां देश की पाक संस्कृति को दर्शाते हैं। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अल्जीरिया ने कई प्रयास किए हैं। सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, परिवहन सुविधाओं के विकास और पर्यटन सेवाओं में सुधार पर ध्यान दिया है। देश में घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि अल्जीरिया के पर्यटन क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। विशाल क्षेत्रफल, कुछ स्थानों की दूर-दराज स्थिति और पर्यटन बुनियादी ढांचे की सीमाएं विकास को प्रभावित करती हैं। सहारा जैसे क्षेत्रों में यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद अल्जीरिया में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देश की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विविधता इसे एक विशेष पर्यटन गंतव्य बना सकती है। सहारा की विशालता, भूमध्यसागरीय तटों की सुंदरता और ऐतिहासिक शहरों की विरासत मिलकर अल्जीरिया को एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। अल्जीरिया का पर्यटन केवल दर्शनीय स्थानों तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का मेल दिखाई देता है। यहाँ आने वाले यात्री प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों से लेकर आधुनिक शहरों तक देश की लंबी यात्रा को महसूस कर सकते हैं। आने वाले समय में पर्यटन अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब 11वें अध्याय में जानते हैं आधुनिक अल्जीरिया की चुनौतियां और देश का विकास। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अल्जीरिया ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकास की लंबी यात्रा शुरू की। 1962 में फ्रांसीसी शासन से मुक्ति मिलने के बाद देश के सामने पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने जैसी कई चुनौतियां थीं। पिछले कई दशकों में अल्जीरिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन आज भी देश कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। आधुनिक अल्जीरिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक राष्ट्रीय विकास की दिशा में निरंतर प्रयास है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त आय का उपयोग सड़क, विद्यालय, अस्पताल और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण में किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अल्जीरिया ने स्वतंत्रता के बाद उल्लेखनीय प्रगति की है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल में शिक्षा तक पहुंच सीमित थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार ने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का विस्तार किया। आज देश में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान मौजूद हैं और साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है। उच्च शिक्षा के विकास ने अल्जीरिया में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है। विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती है। शिक्षित युवाओं की बढ़ती संख्या देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, हालांकि उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अभी भी एक चुनौती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अल्जीरिया ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के विस्तार पर ध्यान दिया। देश में अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए गए, हालांकि कुछ दूर-दराज क्षेत्रों में अभी भी बेहतर सेवाओं की आवश्यकता है। आर्थिक विकास आधुनिक अल्जीरिया की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर रही है। ऊर्जा क्षेत्र ने सरकार को बड़ी आय प्रदान की है, लेकिन इसी निर्भरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बदलाव का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विविधीकरण अल्जीरिया के सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सरकार कृषि, उद्योग, पर्यटन, तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो केवल तेल और गैस पर निर्भर न हो। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में बेरोजगारी, अल्जीरिया की बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों में से एक है। देश की बड़ी युवा आबादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अवसर चाहती है। सरकार ने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए हैं। युवा आबादी अल्जीरिया की ताकत भी है और चुनौती भी। यदि युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो वे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र के विकास और नए उद्योगों की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र भी आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अल्जीरिया का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों और कुछ सहारा क्षेत्रों में कृषि की संभावनाएं मौजूद हैं। आधुनिक सिंचाई तकनीक और कृषि अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल संसाधन अल्जीरिया के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। देश का बड़ा हिस्सा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार जल प्रबंधन, बांध निर्माण और समुद्री जल को उपयोगी बनाने जैसी परियोजनाओं पर काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण भी आधुनिक अल्जीरिया के सामने एक महत्वपूर्ण विषय है। सहारा क्षेत्र में मरुस्थलीकरण, जल संकट और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसी समस्याएं मौजूद हैं। देश नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विकास पर ध्यान दे रहा है, ताकि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। राजनीतिक क्षेत्र में भी अल्जीरिया ने कई परिवर्तन देखे हैं।
स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था रही। बाद में बहुदलीय व्यवस्था और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत हुई। जनता की राजनीतिक भागीदारी, पारदर्शिता और संस्थागत सुधार आज भी महत्वपूर्ण विषय हैं। 2019 में शुरू हुए हिराक आंदोलन ने अल्जीरियाई समाज में राजनीतिक सुधारों की मांग को सामने रखा। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने शासन व्यवस्था में बदलाव, भ्रष्टाचार में कमी और अधिक जवाबदेही की मांग की। इसके बाद सरकार ने कुछ राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार भी देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रभावी प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और मजबूत संस्थाएं आर्थिक विकास और जनता के विश्वास के लिए आवश्यक हैं। सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। अल्जीरिया की विदेश नीति भी उसके आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश अफ्रीका, अरब दुनिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ संबंध बनाए रखता है। ऊर्जा संसाधनों के कारण यूरोपीय देशों के साथ उसके आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा भी अल्जीरिया के लिए एक प्रमुख विषय है। विशाल सीमाओं और सहारा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण चुनौती है। देश आतंकवाद, अवैध व्यापार और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करता रहा है। संस्कृति और विरासत का संरक्षण भी आधुनिक विकास का हिस्सा है। अल्जीरिया अपनी ऐतिहासिक धरोहर, भाषाओं और परंपराओं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी में भी समय के साथ वृद्धि हुई है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों के विस्तार के कारण महिलाएं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं। हालांकि समान अवसर और आर्थिक भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। डिजिटल तकनीक और आधुनिक उद्योग अल्जीरिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इंटरनेट, तकनीकी शिक्षा और नवाचार के विकास से नए आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं। युवा उद्यमिता और नए व्यवसायों को बढ़ावा देना भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है। आधुनिक अल्जीरिया एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। देश ने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन आर्थिक विविधीकरण, रोजगार, राजनीतिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अभी और कार्य की आवश्यकता है। अल्जीरिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी प्राकृतिक संपदा, युवा जनसंख्या और सांस्कृतिक शक्ति का किस प्रकार उपयोग करता है। यदि देश संतुलित विकास, आधुनिक अर्थव्यवस्था और मजबूत संस्थाओं की दिशा में आगे बढ़ता है, तो वह उत्तर अफ्रीका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत कर सकता है। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं विश्व में अल्जीरिया की भूमिका और भविष्य। तो दोस्तों, अल्जीरिया आधुनिक विश्व में उत्तर अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण देश के रूप में अपनी पहचान रखता है। अपने विशाल क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक विरासत और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण यह देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अल्जीरिया ने अपनी विदेश नीति, आर्थिक संबंधों और विकास योजनाओं के माध्यम से विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। अल्जीरिया की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना आवश्यक है। लंबे औपनिवेशिक शासन के बाद 1962 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अल्जीरिया ने राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति को प्राथमिकता दी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत ने देश की विदेश नीति को प्रभावित किया और अल्जीरिया ने हमेशा उपनिवेशवाद तथा विदेशी हस्तक्षेप के विरोध को महत्व दिया। अल्जीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह अफ्रीकी संघ का सदस्य है और महाद्वीप के राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी करता है। अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और विकास से जुड़े मामलों पर अल्जीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका और सहारा क्षेत्र की स्थिरता को महत्वपूर्ण मानता है। भौगोलिक स्थिति अल्जीरिया को विशेष रणनीतिक महत्व प्रदान करती है। भूमध्य सागर के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण यह यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क क्षेत्र है। इसके अलावा सहारा क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका संबंध पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के देशों से भी जुड़ता है। ऊर्जा क्षेत्र में अल्जीरिया की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है।
देश में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं और यह यूरोप सहित कई देशों को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति करता है। ऊर्जा व्यापार ने अल्जीरिया को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। प्राकृतिक गैस विशेष रूप से अल्जीरिया की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रमुख हिस्सा है। भूमध्य सागर के निकट होने के कारण यूरोपीय देशों के साथ ऊर्जा संबंध स्थापित करना आसान रहा है। भविष्य में भी ऊर्जा क्षेत्र अल्जीरिया की विदेश नीति और आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। अल्जीरिया ने अपनी विदेश नीति में संतुलित संबंधों को महत्व दिया है। यह यूरोपीय देशों, अरब देशों, अफ्रीकी देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखता है। देश का उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना है। यूरोप के साथ अल्जीरिया के संबंध ऐतिहासिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। फ्रांस के साथ उसका विशेष ऐतिहासिक संबंध रहा है, क्योंकि दोनों देशों का साझा औपनिवेशिक इतिहास है। हालांकि अतीत के कारण कई संवेदनशील मुद्दे मौजूद हैं, फिर भी व्यापार, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंध बने हुए हैं। अरब दुनिया में भी अल्जीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अरब देशों के संगठन का सदस्य है और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखता है। फिलिस्तीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अल्जीरिया लंबे समय से अपनी स्थिति व्यक्त करता रहा है और राजनीतिक समाधान पर जोर देता है। सुरक्षा के क्षेत्र में अल्जीरिया की भूमिका विशेष रूप से सहारा और साहेल क्षेत्र के कारण महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आतंकवाद, अवैध व्यापार और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। अल्जीरिया क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास करता रहा है। अल्जीरिया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सक्रिय भागीदारी की है। यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और वैश्विक शांति, विकास तथा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाता है। देश विकासशील देशों के हितों और समान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समर्थन करता है। आर्थिक दृष्टि से अल्जीरिया का भविष्य कई अवसरों और चुनौतियों से जुड़ा है। तेल और गैस ने देश को आर्थिक शक्ति प्रदान की है, लेकिन भविष्य के लिए अन्य क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। कृषि, पर्यटन, उद्योग, डिजिटल तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा में विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। सौर ऊर्जा अल्जीरिया के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हो सकती है। सहारा क्षेत्र में सूर्य की पर्याप्त उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। इससे देश ऊर्जा क्षेत्र में विविधता ला सकता है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकता है। पर्यटन क्षेत्र भी अल्जीरिया के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देश के पास प्राचीन रोमन शहर, ऐतिहासिक किले, भूमध्य सागरीय तट और सहारा के अद्भुत प्राकृतिक दृश्य हैं। यदि पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो यह रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा माध्यम बन सकता है। युवा जनसंख्या अल्जीरिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। देश में बड़ी संख्या में युवा लोग हैं जो शिक्षा, तकनीक और नए विचारों के माध्यम से विकास में योगदान दे सकते हैं। इसके लिए रोजगार, प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना आवश्यक है। भविष्य के अल्जीरिया के लिए शिक्षा और तकनीकी विकास भी महत्वपूर्ण होंगे। आधुनिक अर्थव्यवस्था में विज्ञान, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। यदि अल्जीरिया अपने मानव संसाधन का सही उपयोग करता है तो वह नई आर्थिक संभावनाएं विकसित कर सकता है। हालांकि देश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। आर्थिक निर्भरता, बेरोजगारी, प्रशासनिक सुधार, जल संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी समस्याएं भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान मजबूत नीतियों और दीर्घकालिक विकास योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन भी अल्जीरिया के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। सहारा क्षेत्र में बढ़ती गर्मी, जल संसाधनों पर दबाव और पर्यावरणीय परिवर्तन कृषि तथा मानव जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी अल्जीरिया का भविष्य महत्वपूर्ण है। देश अपनी अमाजीग, अरब और भूमध्य सागरीय विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक वैश्विक समाज के साथ आगे बढ़ रहा है। संस्कृति और इतिहास राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अल्जीरिया की वैश्विक भूमिका आने वाले वर्षों में और बढ़ सकती है। ऊर्जा संसाधन, युवा आबादी, रणनीतिक स्थान और क्षेत्रीय प्रभाव इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाते हैं। यदि देश आर्थिक सुधार, सामाजिक विकास और तकनीकी प्रगति पर ध्यान देता है
तो वह विश्व मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। अंततः अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसकी पहचान केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि उसके इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और विकास यात्रा से बनी है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक विकास तक अल्जीरिया ने एक लंबी यात्रा तय की है। भविष्य में यह देश अपनी संभावनाओं का उपयोग करके उत्तर अफ्रीका और विश्व में एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।